लाकर हो या फिर उन्हें अपने नन्हे हाथों से मारकर। इयारा के साथ भी उसकी कुछ खास नहीं बनती थी, शायद इसलिए कि इयारा खुराफाती थी और रियो, वो तो जैसे उसका जीता जागता खिलौना था। वो बस उसके पीछे पीछे जाता रहता था। कभी कभी रियो उसकी हरकतों की वजह से परेशान हो जाता था। अनंत अयान को लेने के लिए आई। उसके खाने का टाइम हो गया था। उसने डोर नॉक किया। टिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि अनंत दरवाजे पर खड़ी है। अनंत अंदर आई। उसने अयान को देखा जो झट से टिया के पीछे छुप गया था। अनंत मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी बड़ी मम्मा से कहीं दूर नहीं लेकर जा रही हूँ। अयान ने झांक कर उसे देखा, फिर वापस से कछुए की तरह अपना सर छुपा लिया। टिया ने उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठाया और कहा, अच्छा तो तुम मेरे पास से अपनी मम्मा के पास जाना नहीं चाहते? उसने नहीं में सिर हिलाया। वो उसे हैरानगी से देखने लगी। अनंत ने दोनों को देखा, फिर उसने अपनी नजरें अयान पर टिका दी जो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में आई चमक देखकर उसे समझ आ रहा था कि वो टिया के पास कितना खुश है और उसके पास तो भूल कर भी नहीं आएगा। अनंत ने टिया को देखा और कहा, मैं इसका खाना लेकर आती हूँ। इसको देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास से मेरे पास नहीं आएगा। टिया ने अयान को देखा और कहा, ठीक है, मैं अयान को खाना खिला दूंगी। अनंत ने कहा, इसको खिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद खा लेता है ना बेबी? वो उसके पास आई और उसके गाल को पिंच किया। वो मुस्कुराने लगा। अनंत ने कहा, मैं लेकर आ रही हूँ। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद अयान एकटक दरवाजे की तरफ देखने लगा। अब वो उसे खोज रहा था। वो टिया की गोद से उतर गया और जल्दी जल्दी अपने नन्हे नन्हे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो वहां से झांक कर बाहर देखने लगा। टिया उसकी हरकतों को देख रही थी। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। टिया उठ गई और एक कदम बढ़ाया ही था कि वो वापस से अंदर आ गया। वो जल्दी जल्दी उसकी तरफ आने लगा। वो आकर टिया के पैरों से लिपट गया। अश्वथ अपने कपड़े बदल कर आ गया। उसने दोनों को देखा तो वो मुस्कुराया। उसे रयान की याद आ गई जो उसका सौतेला भाई था। वो उस औरत का बेटा था जिसने अपनी लालच में न जाने कितने गुनाह कर लिए थे, लेकिन उसका खून होने के बावजूद उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी। उसे अयान के अंदर वही दिखाई देता था, उसका अक्स नजर आता था। वो ये सोच ही रहा था कि टिया का फोन रिंग करने लगा। वो होश में आया। टिया ने अयान को दूर किया और बेड पर से अपना फोन उठाया। उसने फोन की स्क्रीन को देखा जिस पर ओरियन का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। अयान आकर फिर से उसके पैरों से लिपट गया। वो उसे गोद में उठाने के लिए कह रहा था। टिया ने झुककर उसे गोद में उठा लिया। अश्वथ की नजर टिया के बनते बिगड़ते फेस के एक्सप्रेशंस पर थी। उसने अभी तक हेलो भी नहीं कहा था। शायद वो दूसरी तरफ की बातों को सुन रही थी। उसके चेहरे को देखकर यही लग रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट और सीरियस बात थी। वैसे तो अश्वथ टिया का चेहरा देखकर जान जाता था कि बात क्या है, लेकिन इस वक्त वो दूसरी टिया अश्वथ आर्यन लग रही थी जिसकी आंखों को वो नहीं पढ़ पा रहा था। टिया ने कॉल कट किया और बेड पर फोन फेंक दिया। वो परेशान सी लग रही थी। उसे ऐसे अश्वथ नहीं देख सकता था। वो पूछने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया। उसने जाकर टिया से अयान को लिया और पूछा, तुम परेशान क्यों हो? टिया ने कहा, कुछ नहीं। अश्वथ ने सीरियस होकर पूछा, अब तो तुमने मेरी पर्सनैलिटी को सच में सीरियस ले लिया है। मुझे बताओ क्या हुआ है। टिया ने उसके चेहरे को देखा। वो सीरियस था। वो कुछ कहती उससे पहले वहां आदित्य दंदनाते हुए आया। उसने कहा, भाभी गजब हो गया, आपको पता है? अश्वथ और टिया ने उसे देखा। आदित्य ने सामने देखा तो अपने भाई को देखकर वो चुप हो गया। अनंत अयान का खाना लेकर आई। उसने उन तीनों को देखा और पूछा, क्या हुआ? आदित्य अपना सिर खुजाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, वो मैं तो बस अयान को देखने के लिए आया था। अनंत ने कहा, आजाद को छोड़कर? जिस पर आदित्य को याद आया कि वो जल्दबाजी में आजाद को रूम में ही छोड़कर आ गया है। उसने कहा, रुको रुको, मैं जा रहा हूँ। वो वापस चला गया। अनंत ने टिया को देखा और पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? मतलब आदित्य कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं करता है। उसे मैंने कमरे से भागकर आते हुए देखा।
टिया, एनी प्रॉब्लम? टिया ने कहा, ओरियन का कॉल आया था। वो बात यह है कि मिस्टर माथुर ब्लैक डेविल के हाथों मारे गए। ये सुनकर अश्वथ और अनंत शॉक्ड रह गए। टिया को इस बात का मतलब पता नहीं था, लेकिन अश्वथ और अनंत इस खबर का मतलब समझते थे। अनंत ब्लैक सोल के लिए काम करती थी और अश्वथ जो खुद LFG का ओनर था। टिया ने कहा, पता नहीं उन लोगों ने उन्हें क्यों मारा, जबकि सुबह ही तो इवान राजवंश से मेरी मुलाकात हुई थी और उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। अश्वथ ने कहा, हर इंसान के माथे पर लिखा नहीं रहता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तुम्हें इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनंत? उसने अनंत को देखा। अनंत ने कहा, मैं समझ गई भाई। अनंत तेजी से आई। उसने टिया को अयान का बाउल पकड़ा दिया। जैसे ही अयान की नजर उस पर पड़ी तो वो अपने दोनों हाथ आगे करके टिया के पास जाने के लिए मचलने लगा, क्योंकि उसके हाथ में उसका खाना था। अनंत ने जाते हुए कहा, मैं आपको कुछ देर में सब बताती हूँ। इतना कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। अश्वथ ने अयान को नीचे उतार दिया। फिर वो भी अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ चला गया। टिया अपने सामने हो रही इन चीजों को बस देख रही थी। उसने जैसे ही अपनी नजरें घुमाई तो उसकी नजर अयान पर पड़ी, जो फर्श पर खड़ा सिर ऊपर करके उसके हाथ में रखे बाउल को ही देख रहा था। टिया ने उसे देखा और कहा, सबसे पहले हाथ धोना है, फिर खाना है। उसने बाउल बेड के ऊपर रखा और उसे हाथ धुलवाने के लिए बाथरूम में ले गई। कुछ देर बाद उसे लेकर आई और उसे उसका बाउल दिया। अयान चुपचाप बैठकर अपना खाना खाने लगा। टिया को अच्छे से पता था कि वो किसी को खिलाने नहीं देगा। वो भी उसके सामने बैठ गई। वो उसे खाते हुए देख रही थी। उसने बालकनी की तरफ नजरें घुमाकर देखा, जहां अश्वथ फोन पर बात कर रहा था। उधर ओरमन के घर में ओशमी सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अपना हाथ अपनी टमी पर रखा हुआ था। आजकल उसे उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। यहां तक कि वो ढंग से सो भी नहीं पाती थी। हमेशा उसका मूड चिड़चिड़ा रहता था और उसका पूरा गुस्सा ओरमन पर निकलता था। ओरमन अपने भाई की हालत देख रहा था। ओरमन ओशमी के लिए जूसर में ऑरेंज जूस बना रहा था। वहीं आरोन किचन में खड़ा अपने हाथ में चिप्स का पैकेट लिए खा रहा था। उसने कहा, भाई। उसकी आवाज सुनकर ओरमन ने उसे देखा और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझसे हमदर्दी हो रही है? आरोन ने कहा, आपकी हालत देखने के बाद मैं कभी शादी नहीं करने वाला। ओरमन ने उसे नासमझी में देखा और कहा, मेरी हालत देखकर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी हालत ठीक तो है। आरोन ने कहा, भाभी कितना गुस्सा करती हैं और आप नॉर्मल रहते हो। ओरमन ने कहा, ये सब प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट्स हैं और कुछ नहीं। घर में रहने की वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई है और कुछ नहीं। ऐसे टाइम में हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। आरोन ने कहा, फिर भी भाई, जब वो गुस्सा करती हैं तो कितना खतरनाक गुस्सा करती हैं। ओरमन ने जूस ग्लास में डाला और उसे देते हुए कहा, जाकर दे आओ। आरोन जूस को सहमी नजरों से देखने लगा। ओरमन ने जब उसे ऐसे देखते हुए देखा तो उसने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? जूस देने के लिए बोल रहा हूँ, जहर देने के लिए नहीं। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे उसके सामने जाते ही वो तुम्हें मार डालेगी। आरोन ने मना करते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ देर पहले उन्होंने बहुत चिल्लाया है, आप ही जाओ। गुस्सा करने के बाद उन्हें खुद सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। उनको देखकर मुझे डर लगता है। ओरमन ने उसे घूर कर देखा और कहा, वो तुम्हें खा नहीं जाएगी, तुमसे एक काम नहीं करवा सकता। वो खुद जूस का गिलास पकड़े बाहर जाने को हुआ। उसका फोन रिंग करने लगा। वो रुक गया और अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकाला। उसने देखा कि उसे मिराज कॉल कर रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और कहा, हाँ मिराज, क्या हुआ? मिराज, जो इस वक्त आर्यन कॉरपोरेशन में अपने कैबिन में था, उसने कहा, टिया ने विक्रम माथुर को खोजने के लिए कहा था, तुम्हें याद है? ओरमन ने कहा, हाँ मुझे याद है। ओरियन खुद विक्रम माथुर को खोज रहा है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। मिराज ने कहा, पता चल जाएगा नहीं, पता चल गया है। ओरमन ने चौंकते हुए कहा, क्या? फिर ओरियन ने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया है? उसने जूस का गिलास बिना देखे आरोन की तरफ बढ़ाया
आरोन ने उसे फोन पर बात करते हुए देखा, फिर किचन के ग्लास वॉल से बाहर ओशमी को देखा। उसने झट से ग्लास पकड़ लिया और किचन से बाहर निकल गया। उसने जाकर जूस ओशमी को दिया। वो वहां से जाने के लिए तुरंत पलट गया। ओशमी ने उसे आवाज दी, आरोन। अपना नाम सुनकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में बोला, इश, मैं गया, गई भैंस पानी में। उसने अपनी आंखें खोली और पलटकर ओशमी को जबरदस्ती मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ भाभी,